हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। इस चैप्टर से पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हम उनको भी देखेंगे और जो थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं उनको भी बहुत शॉर्ट टाइम में हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की, कि आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ने क्यों वाले हैं, सीटेट के लिए क्यों उपयोगी है। तो सबसे पहले इस चैप्टर से हमें पता चलेगा कि जो वस्तु है क्या है, जो वस्तु है और पदार्थ है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, आखिर वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, जो हमारे पास में पदार्थ होते हैं, वस्तु होती हैं, वो गुणों के आधार पर वस्तुओं को हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन कौन से गुण इनमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वाई क्लासिफिकेशन, हम वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं। तो वर्गीकरण करने का सबसे मेन उद्देश्य हमारा क्या है, वस्तुओं को पहचानना आसान हो जाए, कि हम एक प्रकार की वस्तुओं को अलग समूह में रखते हैं, दूसरे प्रकार को अलग समूह में रखते हैं, तो इस प्रकार क्या होगा, हमें वस्तुओं को पहचानने में मदद हो जाएगी। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि हमें क्या करना है, एक गिलास बनाना है, मैंने आपसे बोला कि मुझे एक गिलास बनाना है, ठीक है, और आपके पास में यहाँ पर 10 प्रकार की वस्तुएं अलग अलग पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो 10 प्रकार की वस्तु में आपको छाँटना हो सकता है महंगा पड़ जाए, आपको ना पता हो गिलास किससे बनता है। लेकिन अगर हम वर्गीकरण कर देंगे और फिर हम बोलेंगे गिलास बनाना है, तो आप कुछ उसके गुणों को देखेंगे कि गिलास के लिए क्या गुण चाहिए। तो गिलास बनाने के लिए गुण सबसे पहले हमें चाहिए, कठोर होनी चाहिए धातु, और कठोर होने से ज़रूरी है हमारे पास धातु कठोर ना भी हो, लेकिन धातु हमारे पास ऐसी होनी चाहिए, ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो क्या है, पानी को रोक ले। ठीक है, पानी को रोक ले। तो हम क्या देखते हैं कि वस्तु है हमारे पास में, उसके गुण के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को पहचान सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरी बात, हम समान वस्तुओं को समान समूह में रखते हैं ताकि उसके अध्ययन को हम सरल बना सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वैज्ञानिक सोच का विकास होता है यहीं से। हम समझते हैं इससे क्या वैज्ञानिक सोच, लेकिन वैज्ञानिक सोच के लिए छोटे छोटे पहलू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओके, रियल लाइफ एग्जांपल में हम बात करें, हम कहाँ कहाँ पे वस्तुओं को देखते हैं, पदार्थों को देखते हैं। तो जैसे हम रसोई में बात करें तो हम कई प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, हम धातु की देखते हैं। ठीक है, धातु की वस्तुएं आप देखते हैं, जैसे आपने रसोई घर में देखी होगी, करछली होती है आपके पास में। ठीक है, आपने तवा देखा होगा, ये किसके बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। कई चीज़ें आपने प्लास्टिक की देखी होंगी। ठीक है, प्लास्टिक में आपने क्या देखा, प्लास्टिक के डिब्बे देखे होंगे। ठीक है, आपने लकड़ी की वस्तुएं भी देखी होंगी रसोई में। वैसे हम खिलौनों की बात करें तो खिलौनों में हम देखते हैं, कोई खिलौना हमारे पास में कठोर होता है, कोई नरम होता है, कोई चमकीला होता है, तो कोई धूसर कलर का होता है, बिना चमकीला होता है। वैसे हम अपने स्कूल के आसपास देखें तो यहाँ पे भी हमें कई प्रकार की वस्तु देखने को मिलती हैं, जैसे कोई पारदर्शी वस्तु होती है, कोई अपारदर्शी वस्तु होती है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम एक्टिविटी फर्स्ट की बात करते हैं, जो आपके पास एनसीईआरटी में दी है, उसके बेस पे हम क्या है, अब पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे हमें क्या पढ़ना है। जैसे एक्टिविटी फर्स्ट है, वहाँ पे 5 थे, हमने यहाँ पे बोला है 10 वस्तुओं को आपको चुनना है आपके घर के आसपास। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको घर की 10 वस्तुएं चुनना है और उनके गुणों के आधार पर हमें समूह में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कि जो बच्चे हैं, बच्चों को हम एक एक्टिविटी दे रहे हैं करने को, जिसमें बच्चों को क्या है, वस्तुओं को उसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो इसमें बच्चा किस किस स्किल को डेवलप करता है। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, मतलब वो क्या करता है, अवलोकन की जो हमारे पास में कौशल होता है। क्या होता है अवलोकन, मतलब किसी भी चीज़ को देख कर सीखना। अब लोकन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को देखकर सीखने को हम बोलते हैं अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, अवलोकन को सीखता है, स्किल है अवलोकन, कि देख के सीख सके आखिर ये चीज़ है क्या। उसके बाद उसका क्या है, क्लासिफिकेशन करता है, उसका ये क्या करता है, वर्गीकरण सीखता है, कि आखिर हमने देख ली कि वस्तु हमारे पास में दो अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तु हैं, तो उनको हम अलग अलग समूह में बांट देते हैं। इसी बांटने को हम बोलते हैं वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, आखिर जो हमारे पास में वस्तु है क्या। ठीक है, अगर हमसे पूछी जाए कि वस्तु क्या है, तो आप बोलना वस्तु वह चीज़ है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। किसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे हम कुर्सी का उपयोग करते हैं बैठने के लिए, बोतल का उपयोग करते हैं पानी भरने के लिए या पानी पीने के लिए। ठीक है, टेबल का उपयोग करते हैं हम पढ़ने के लिए या फिर चीज़ों को रखने के लिए। वैसे हम किताब का उपयोग करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, क्रिकेट में हम बैट का उपयोग करते हैं खेलने के लिए। तो ये क्या है, ये सभी की सभी हमारे पास वस्तु हैं। तो आप बोलोगे वस्तु क्या है, वह चीज़ जो हम उपयोग करते हैं,
वो हमारे पास क्या है, वस्तु है। ठीक है, अब बात आती है मटेरियल की। आखिर पदार्थ क्या है? वस्तु तो आपने बता दी कि चलो आप जिसका उपयोग कर रहे हो वो वस्तु है, लेकिन पदार्थ क्या है? तो आप बोलना पदार्थ वह है जिससे कोई वस्तु बनी होती है। जैसे हमारे पास पदार्थ होता है लकड़ी, लकड़ी क्या हमारे पास में पदार्थ है, और लकड़ी से हम देखते हैं, लकड़ी से हम कुर्सी बना रहे हैं, तो कुर्सी क्या है हमारे पास में, कुर्सी हमारे पास में वस्तु है। कुर्सी क्या हुई, वस्तु हुई। टेबल क्या हुई, वस्तु हुई। अगर हम लकड़ी से ही मान के चलो कि लकड़ी से हमने कोई बर्तन बनाया तो वो क्या है, वो भी वस्तु हुई। कांच से, कांच के हमारे पास में, कांच हमारे पास में पदार्थ है। धातु के हमारे पास में पदार्थ है। अगर इनसे कोई हम चीज़ बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। जैसे कांच का आप क्या बनाते हो, आपने कांच का गिलास देखा होगा, आपने कांच की प्लेट देखी होगी। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये हमारे पास में वस्तु हो गई। वैसे धातु को आपने देखा होगा, धातु में आपने देखा होगा तवा देखा है, तवा क्या हो गई, आपके पास धातु हो गई। ठीक है, टेबल आपने धातु की बनी हुई देखी होगी, लोहे की, वो क्या हो गई आपके पास में, वस्तु हो गई। तो सीधी सिंपल बात यह है कि वस्तु जिस चीज़ की बनी होती है उसे हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, और पदार्थ क्या है, तो आप बोलना पदार्थ वह है जिसका कोई द्रव्यमान हो। क्या बोल सकते हो, पदार्थ क्या है, जिसका द्रव्यमान हो। ठीक है, वह हर एक वस्तु पदार्थ है जिसका द्रव्यमान हो तथा वो कुछ ना कुछ आयतन घेरती हो। ठीक है, तो वो हर एक चीज़ क्या है, पदार्थ है। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं हम अपीयरेंस की। जैसे हम बात करते हैं जो धातुएं होती हैं वो हमें चमकीली दिखाई देती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो बिना चमक के दिखाई देती हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कहीं कहीं की धातु आपके पास में देखी होगी आपने कि वो आपको चमकीली नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या वो धातु नहीं है? नहीं, वो धातु है, लेकिन हमें चमकीली कब दिखाई देगी, जैसे मान के चलो हमारे पास एक रॉड है, ये हमें चमक खो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में से यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद हम देखेंगे इसका जो कटा हुआ भाग है वो शाइनिंग कर रहा होगा। ठीक है, तो इसी शाइनिंग को हम बोलते हैं चमक। तो धातुएं क्या करती हैं, चमक प्रदान करती हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, धातुएं क्या करती हैं, चमक प्रदान करती हैं, जबकि अधातुएं चमक प्रदान नहीं करती। कुछ अपवाद भी हैं अधातुओं में। अपवाद की बात करते हैं। अपवाद का मतलब होता है जो अधातु गुण को नहीं दर्शाता, किसी और की तरह, धातु की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे आपने आयोडीन का नाम सुना होगा। ठीक है, आयोडीन का नाम सुना होगा आपने। आयोडीन जो है, आयोडीन क्या है, एक प्रकार की हमारे पास में अधातु है, लेकिन ये क्या करती है, चमक उत्पन्न करती है, मतलब चमकीली होती है धातु। अधातु जो है चमकीली होती है। ठीक है, तो अपवाद है। ठीक है, वैसे ही कुछ अपवाद हमारे पास में क्या है, धातुओं में भी देखने को मिलते हैं। जैसे नॉर्मली हम धातु को देखते हैं, धातु हमारे पास में कैसी देखने को मिलती है, कठोर। ठीक है, और अधातु कैसी मिलती हैं, नरम होती हैं। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कठोर नहीं होती। जैसे हम बात करें पोटेशियम की बात करें हम, ठीक है, सोडियम की बात करें हम, लिथियम की बात करें, तो ये धातुएं ऐसी हैं जो धातु होती है वो भी नरम होती हैं, कि इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ओके। एक्टिविटी 2 है, जैसे हमारे पास में धातु और अधातु को हमें क्या करना, वस्तुएं हैं, दिखाकर चमक पहचानना है। तो यहाँ से कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, देखो दिखाने की बात जब भी जाए, दिखाने की बात आ जाए, देखने की बात आ जाए, तो हमेशा याद रखना वहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल, मतलब हमारे पास में अवलोकन कौशल हमारे पास में बच्चों को हम डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे हार्डनेस सॉफ्टनेस की अभी हम बात कर रहे थे कि एक कठोर होता है हमारे पास में, धातुएं कठोर होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो नरम होती हैं। तो आखिर हम कैसे बताते हैं कि कोई धातु कठोर है, कोई अधातु नरम है? तो इसके लिए सबसे अच्छी बात हमारे पास में होता है कि उसके लिए हम क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं। मतलब संपीड़ित का मतलब क्या होता है, संपीड़ित का मतलब होता है दाब लगाना। हम दाब लगा कर देखते हैं, अगर हमारे पास में धातु हुई की है, धातु हुई, या फिर हम बोल सकते हैं धातु है, तो मतलब क्या, कठोर है। तो अगर हमारे पास में कोई पदार्थ ऐसा है जो कठोर है, ठीक है, तो उस पर दाब लगाएंगे तो वो क्या है, दाब कम लगेगा या फिर नगण्य रहेगा, दाब बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हम बोलेंगे वो धातु कैसी है, हमारे पास में कठोर है। ठीक है, पदार्थ कैसा है, कठोर है। वहीं पे संपीड़िता हम देखते हैं जहाँ पे हम दाब लगाते हैं। दाब का मतलब क्या है, संपीड़िता, उसे दबाते हैं, और अगर वो दब जाती है, क्या है, अगर वो दब जाती है, प्रेशर लगाने पर दब जाती है, तो हम बोलेंगे वो कैसी है, नरम है। कैसी है, नरम है वो। ठीक है, दूसरा हार्ड और सॉफ्ट का एक और है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, केवल दाब लगाने पर ही आप नहीं बोल सकते। तो पहला हमने किस पे देखा है, दाब लगाने पर, मतलब हम बोल सकते हैं संपीड़िता के आधार पर देखा है कि कोई वस्तु
कठोर है या फिर नरम है। इसके अलावा दूसरा आपके पास में एनसीईआरटी में दिया है खरोंच के आधार पर। किसके आधार पर? खरोंच। खरोंच का मतलब क्या है? आप उसको खरोंच के देखो, अगर आपके पास में वो कठोर धातु हुई, क्या हुई आपके पास? कठोर धातु हुई, तो खरोंच जो है नहीं आएगी, और अगर नरम धातु हुई है, नरम धातु है तो उस पर खरोंच आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास एनसीईआरटी पे दो बेस हैं, कठोरता और नरमता को सब डिफाइन करने के लिए। एक होता है संपीड़ितता, आप दाब लगा कर देखो, और दूसरा होता है खरोंच, आप उसे खरोंच करके देखो। अगर खरोंच आ जाए तो समझ जाओ वो नरम है, और नहीं आ जाए तो समझ जाओ वो कैसी है? कठोर है। ठीक है, जैसे सीटेट एग्जाम्पल एक बार पूछा गया था कि कौन सी वस्तु कठोर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने कपड़ा आंसर दे दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे, जैसे कपड़ा था। ठीक है, कपड़ा के अलावा यहाँ पे था आपके पास में लोहा। ठीक है, और तीसरे ऑप्शन पे था आपके पास में तांबा, और चौथे ऑप्शन में आपके पास में था जिंक। ठीक है, तो देखो लोहा, तांबा और जिंक, इन पे आप खरोंच हाथ से मार के देखो कि आपके पास जा पाएगी। लेकिन कहीं बच्चे ऐसे जाएंगे जो बोलेंगे नहीं हम लोहे पे खरोंच कर देते हैं। देखो वो अलग वस्तु से कर रहे हो आप, लेकिन खुद हाथ से करके देखो तो कपड़े पर क्या खरोंच नहीं आ सकती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, खरोंच के अलावा नहीं देख, केवल खरोंच से नहीं देखना है आपको। अगर खरोंच से देखोगे तो लोहे से लोहे में आ सकती है। खरोंच की आप देखो संपीड़ता, क्या है? संपीड़ता को देखो, दब रहा है नहीं। आप मान के चलो यहाँ पे 10 कपड़े लाओ, ठीक है, और इनको दबाओ तो ये कपड़े दब रहे हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ये नरम धातु है। वहीं पे आप लोहे को एक इतना बड़ा कठोर ले लो, क्या लोहा दबेगा? नहीं दबेगा। तो हम बोलेंगे केवल हम संपीड़ता के आधार पर नहीं बता सकते कठोर है या फिर नहीं, हमें ये भी देखना है खरोंच है या फिर नहीं। या फिर हम बोल सकते खरोंच के आधार पर नहीं बता सकते, हमें संपीड़ता भी देखना है। मतलब दोनों देखने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, पेडागोजी देखो, छात्रों को वस्तु पकड़ने दें, इससे क्या होगा? अनुभव से वो सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लर्निंग बाय डूइंग। ये बस मैं इतनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे कोई भी छात्र होता है वो सबसे ज़्यादा सीखता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एक्टिविटी में, मतलब किस क्रियाकलाप में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। ऑप्शन में आपके पास में पहला ऑप्शन था अवलोकन, क्या था? अवलोकन। दूसरे ऑप्शन में आपके पास था यही लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन आपके पास क्या था? लर्निंग बाय डूइंग। तीसरा ऑप्शन आपके पास में था प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब ये था एक टीचर होगा, टीचर का है स्टूडेंट को प्रयोग करके बता रहा होगा। ठीक है, और चौथा होगा, चौथा आ नहीं रहा है तो आप मान के चलो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये था कि किस क्रिया के द्वारा, मतलब किस मेथड के द्वारा बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। अवलोकन के द्वारा, अवलोकन का मतलब क्या बताया था मैंने? देख कर सीखना। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना, मतलब खुद कर रहा है और सीख रहा है। प्रदर्शन का मतलब होता है टीचर, एक टीचर सामने ब्लैक बोर्ड के खड़ा है और बच्चों को प्रयोग करके बता रहा है, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट मेथड है जिससे बच्चा क्या है? जल्दी सीखता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या करते हैं? अगले गुण के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है वस्तुओं को वर्गीकरण के लिए सॉल्युबिलिटी। मतलब कोई वस्तु घुलनशील है या फिर अघुलनशील। घुलनशील का मतलब होता है कोई वस्तु, हमारे पास एक विलायक होता है। तीन चीज़ें याद रखना, हमारे पास में तीन चीज़ें मिलेंगी आपको। एक होता है हमारे पास में विलायक, क्या होता है? विलायक होता है। एक होता है हमारे पास में विलेय, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में विलयन। तीनों चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। सबसे पहले ये दो चीज़ें रखो। देखो विलायक का मतलब होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, मात्रा ज़्यादा हो, मतलब हमारे पास दो चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं और हम देखेंगे मात्रा किसकी ज़्यादा है तो उससे हम बोलेंगे विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो, क्या बोलोगे आप? जिसकी मात्रा कम हो उसे हम बोलते हैं विलेय। जैसे मान के चलो हमारे पास में पानी है, ठीक है, पानी हमारे पास में कितना है? 100 ml है, ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पे जो नमक है वो मान के चलो हमारे पास में 2 ग्राम है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? नमक को पानी में घोल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं नमक की मात्रा पानी की मात्रा से क्या है? बहुत कम है। तो हम बोलेंगे जो पानी है, पानी हमारे पास में क्या है? पानी हमारे पास में विलायक है, ठीक है, और जो नमक है, नमक हमारे पास में क्या है? विलेय है। ठीक है, अब इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार हम लेते हैं पानी और शराब, जिसे हम बोलते हैं एल्कोहल। अब हम क्या करते हैं? शराब की मात्रा लेते हैं हम यहाँ पे 100 ml और पानी की मात्रा लेते हैं हम 20 ml।
ठीक है। तो आप देखोगे पानी की मात्रा कम है, हमने बोला जहाँ मात्रा कम वो हमारे पास क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और जहाँ मात्रा ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, विलायक। तो शराब अब क्या हो गई, विलायक हो गई, पानी क्या हो गया, विलेय। अब विलयन किसे बोलेंगे, विलयन होता है विलेय और विलायक का मिश्रण। जैसे पानी और शराब को हमने घोल दिया, मिला दिया, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक विलयन बन गया। जैसे हमने यहाँ पे पानी और नमक को घोल दिया था, तो एक प्रकार का हमारे पास में विलयन बन जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं घुलनशील और अघुलनशील का मतलब तो वैसे भी आप समझते हो। घुलनशील का मतलब ऐसा है जो विलायक में विलेय घुल जाए वो घुलनशील है, और ऐसा विलेय जो विलायक में ना घुले वो अघुलनशील है। जैसे हम रेत और पानी, रेत को हम क्या करते हैं, पानी में अगर घुलाने की कोशिश करें तो ये नहीं घुलती, तो ये क्या हो गया, मिश्रण अघुलनशील हो गया। ठीक है। भाई हम चीनी को पानी में घुलाएं तो घुल जाएगी, तो कैसे होगा, घुलनशील मिश्रण होगा। ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन स्किल है। ओके। ये भी कोई दिक्कत नहीं, बता दोगे आप। हाँ, इंपॉर्टेंट बात आ जाती है फ्लोट या फिशिंग की, मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास में है वो तैरेगी या फिर नहीं तैरेगी, ये किस बात पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो ये बात करती है सघनता पर निर्भर करती है। सघनता से मतलब ये मान कर चलो हम घनत्व की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, घनत्व। अगर आप बात करो सर ये घनत्व क्या होता है, तो समझो घनत्व कुछ नहीं होता है, हमें देखना होता है वस्तु का द्रव्यमान कितना है। ठीक है। किसी भी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान कितना है और आयतन कितना है। ठीक है। तो आप बोल सकते हो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। हम देखते हैं अगर हम पानी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पानी में कोई वस्तु डूबेगी या फिर तैरेगी। ठीक है। ये बात निर्भर करती है किसी वस्तु के घनत्व पर। अगर किसी वस्तु का घनत्व एक से कम निकलता है, एक से कम निकलता है तो हम बोलेंगे वस्तु क्या है, तैर जाएगी। वस्तु क्या है, तैर जाएगी। अगर किसी वस्तु का घनत्व एक से ज़्यादा निकलता है, एक से, देखो एक से कम निकल रहा है, एक से कम है, तो क्या है, वस्तु तैरेगी। अगर एक से ज़्यादा होगा घनत्व तो वस्तु क्या है, डूब जाएगी। ठीक है। और अगर एक के बराबर है, एक के बराबर है तो वस्तु ना तो पूर्णतः डूबेगी ना ही वो पूर्णतः तैरेगी। तो हम बोल सकते हैं वो साम्य अवस्था में होगी, मतलब कुछ बीच में कहीं पे लटकी रहेगी। ठीक है। यहाँ पानी है तो यहाँ कहीं पे वो रहेगी। ठीक है। तो किस पर डिपेंड करती है, सघनता पर करती है। सघनता मतलब द्रव्य, घनत्व है, मतलब घनत्व अगर अधिक होगा तो वो डूब जाएगी, और घनत्व अगर कम होगा तो वो क्या करेगी, तैर जाएगी। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने लोहे को देखा है। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक लोहे की एक, हम क्या करते हैं, एक बॉक्स है लोहे का, इसको हम क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं। तो आप देखे होगे ये लोहे का बॉक्स है ना, पानी में डूब जाएगा। वहीं पे हम देखते हैं हमारे पास में कई नाव ऐसी होती हैं, कई हमारे पास में बड़े बड़े जहाज होते हैं जो लोहे के बने होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो तैर जाते हैं। ये क्यों तैरते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान तो सेम रहेगा। क्या है, इनका द्रव्यमान तो सेम है। जैसे मान कर चलो, दो अच्छे से एग्जाम्पल लो। एक हमारे पास में ये 5 किलो का हमारे पास में क्या था, घन था। ठीक है। और इस 5 किलो के घन को जब हमने पानी में किया तो ये डूब गया। फिर हमने क्या किया, इस 5 किलो के घन से हमने एक छोटी सी नाव बनाई देखने के लिए। तो हमने क्या किया, जब 5 किलो का घन है तो हम बोल सकते हैं कि इसका द्रव्यमान जो है, क्या हमारे पास में जो द्रव्यमान है, 5 किलो का द्रव्यमान ये था, और नाव जो बनी है वो भी 5 किलो की द्रव्यमान है। ठीक है। अभी ये जो जगह ले रहा है ये 1/1 का मान के चल रहे हैं हम, तो इसका क्यूब कितना होगा हमारे पास में, घन कितना होगा, 1। तो हम बोल सकते हैं 5/1, तो हमारे पास घनत्व कितना आ जाएगा, 5। 5 घनत्व 1 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे ये क्या है, डूब जाएगा। वहीं पे हमने क्या किया, अब इसको हमने एक नाव में बदल दिया, तो घनत्व जो द्रव्यमान है इसका समान रहा 5 kg का, लेकिन इसका जो आयतन है, आयतन क्या है, अब इसका बदल गया है। आयतन क्या है, अब इसका बदल गया है। मान के चलो कि इसका आयतन हमारे पास में क्या कितना हो गया, 10 हो गया। मान के चलो आयतन 10 तो होता नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलो इसका 10 आयतन हो गया, और 5 इसका क्या था, 5 इसका हमारे पास द्रव्यमान था। अब 10 को 5 से काटोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2। अब ये क्या है, 1 से कम है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब तैर जाएगा। ठीक है। बात समझिए कि कोई वस्तु पानी में कब डूबती है और कब तैरती है, किस पर डिपेंड करती है, उसके घनत्व पर। ठीक है। तो आप एक्टिविटी कौन कौन सी करा सकते हो, एनसीईआरटी के अनुसार आप एक्टिविटी के लिए क्या है, पानी लेंगे और विभिन्न वस्तुएं बच्चों को दे देंगे,
और फिर बच्चों को खुद करने देंगे। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को खुद करने देना है, फिर बच्चों से पूछना है कि कौन सी वस्तु डूब रही है, कौन सी नहीं डूब रही है, उसका कारण क्या हो सकता है। जब बच्चे नहीं बता पाए तब जाके आपको आंसर देना है। ठीक है, तो क्या है, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो क्या करेगा, बच्चे के वैज्ञानिक सोच को और अनुमान लगाने की क्षमता को विकसित करेगा। क्योंकि हमने क्या है, बच्चों को दिया है प्रोजेक्ट करने के लिए कि भाई खुद करो, कौन सी वस्तु डूब रही है, कौन सी नहीं। जब ये करेगा तो बच्चा खुद सोचेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 5 किलो का हमने देखा था वो डूब रहा था, ये भी 5 किलो का है, ये क्यों तैर रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिकल बढ़ाता है बच्चों को। लास्ट टॉपिक हमारे पास में है ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता। ठीक है, पदार्थों का एक और गुण है पारदर्शिता। ये क्या है, पारदर्शिता क्या है, तो हम बोलेंगे हमारे पास में आसपास में हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, 3 प्रकार की वस्तुएं हम देख सकते हैं। एक होती है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो अपने आर पार का देखने दे। ठीक है, जैसे मान के चलो एक हमारे पास यहाँ कांच लगा हुआ है और आप इस साइड खड़े हो और इस साइड आपका कोई दोस्त खड़ा है, तो आप इसको देख सकते हो, तो ये वस्तु कैसे हुई, पारदर्शी हुई। ठीक है, जैसे हमारे पास कांच रहा, पानी रहा, ठीक है, वायु रही, तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, तो हमारे पास कैसी वस्तु होगी, पारदर्शी वस्तु। एक होता है अर्ध पारदर्शी वस्तु, या फिर इसको हम बोलते हैं अर्ध पारदर्शी वस्तु को ही दूसरा अच्छा नाम है इसका पारभासी। पारभासी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये लास्ट बार आया था क्वेश्चन। पारभासी का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु हमारे पास बीच में रखी होगी जो पूर्णतः न बताए कि उस साइड है क्या, जो पूर्णतः नहीं बता सकती, क्या है, पूर्णतः नहीं बता सकती कि आखिर उस साइड है क्या, लेकिन यह क्या है, आभास करती है। ठीक है, आभास कर सकती है कि भाई कुछ चीज़ तो है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ तो है वहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपके जो कागज़ होता है उस पर तेल लग जाता है, तो हम उससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी बन जाती है, किसी चीज़ को अनुभव कर सकते हैं उस साइड कुछ है, हलचल तो है कुछ। ठीक है, अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते, ना ही अनुभव कर सकते हैं कुछ उसके आर पार हो सकता है या फिर नहीं। जैसे हमारे पास दीवार होती है, दीवार को उस पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, हमारे पास लकड़ी होती है, लकड़ी को उस पार हम नहीं देख सकते कुछ है या फिर नहीं। वहीं पे अगर हम साड़ी की बात करें, ठीक है, जो साड़ी पहनती हैं लेडीज़, उसमें हम बात करें तो ये किसके अंतर्गत आएगी, क्योंकि यहाँ से कुछ कुछ दिख सकता है तो वो आ जाएगी पारभासी के अंदर। अगर किसी साड़ी में सब कुछ दिख पा रहा है आर पार तो उसे हम बोल देंगे वो पारदर्शी के अंदर आएगी, लेकिन आभास अकेला हो रहा है तो वो पारभासी के। ठीक है, यहाँ से एक्टिविटी कर सकते हैं टार्च की रोशनी से कि पारदर्शिता है या फिर नहीं। ठीक है, और ये देखो मैंने क्वेश्चन बोला था कि यहाँ से आया था, तो यहाँ से क्वेश्चन था तेल लगा कागज किस प्रकार का पदार्थ है, तो किस प्रकार का है, अर्ध पारदर्शी या फिर पारभासी का। ठीक है, तो ग्रुपिंग के लिए हमने जो भी हम बात कर रहे थे अभी तक, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने देखी समूह वर्गीकरण के लिए। सबसे पहले हम रंग के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, आकार के आधार पर कर सकते हैं, कठोरता के आधार पर कर सकते हैं, चमक के आधार पर कर सकते हैं, घुलनशीलता के आधार पर कर सकते हैं, पारदर्शिता के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी ऐसे हैं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, समूह को बना सकते हैं। ठीक है, फिर मिसकंसेप्शन की बात करें, जैसे हमें बात करते हैं कि सभी तरल पारदर्शी नहीं होते। ठीक है, जैसे नॉर्मल अगर बच्चा बोले कि सभी तरल पारदर्शी होते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, सभी पारदर्शी नहीं होते। ठीक है, पहली बात तो ये सुधारू। दूसरी बात ये होती है सभी धातुएं चुंबकीय नहीं हो सकती। ठीक है, सभी धातुएं चमक नहीं उत्पन्न कर सकती। वैसे सभी अधातुएं जो हैं वो गैर चमकीली नहीं होती, कुछ चमकीली भी होती हैं। तो ये कुछ मिसकंसेप्ट हैं, वो आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा कोई भी टीचर है बच्चे को गलत साबित कर सकता है। ठीक है, मतलब गलत साबित करने का ये है कि बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो उसे कैसे सही कर सकता है। तो आप बोलना हम क्या है, प्रयोग करके। ठीक है, प्रयोग करके हम बच्चे की गलतियों को सुधार सकते हैं, गलत जो धारणा है, सामाजिक जो गलत धारणा है उसको ये सुधार सकते हैं, किसके द्वारा, प्रयोग करके। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।